हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक कक्षा 10 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से आपको दिया जाता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। ये आपका इसी सत्र जो अब 2025 में 4 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर है, उसी सत्र में एग्ज़ाम में हेल्प के लिए ये मॉडल पेपर यूपीएमएसपी द्वारा इसकी वेबसाइट पे अपलोड किया गया। और इसको पेपर देने जाने से पहले इस मॉडल पेपर को आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में फंस ही जाएगा। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब पढ़ के जाना होगा। आपको कभी भी ये मॉडल पेपर यूट्यूब पे दिख जाए या कहीं भी दिख जाए तो आपको इसको पढ़ लेना है, इसमें दिए हुए प्रश्नों को पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी सत्र का ये मॉडल पेपर है तो और हेल्पफुल है। तो आपको ये प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ लेने चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि पहले आप प्रश्न पत्र पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न जो एग्जाम में आए उनमें से कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको पहले करना चाहिए। पहले आप जो क्वेश्चन आएगा उसको करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए हमेशा जो क्वेश्चन पहले आए उसको करो, बिकॉज पहले पासिंग मार्क्स चाहिए हम लोगों को। तो पासिंग मार्क्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अदर क्वेश्चन पे आपको जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। आपके 2 खंड अ और ब हैं। खंड अ तथा ब 3 उपखंड उपखंड 1 2 3 में विभाजित है। मतलब दोनों खंड 3 उपखंड में विभाजित हैं। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। यही है कि जो आपका खंड है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसको ओएमआर शीट पर आपको गोला भरना है काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से, जो विकल्प आपको सही लगे। तो ये आपका मैथ हुआ, होम साइंस हुआ, आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, चित्रकला हो गया, हिंदी इंग्लिश के सब में 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ओएमआर शीट पर आपको भरना होता है। तो ये आप सबको तो पता ही है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छठवां दिया खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसका मतलब आपको विस्तृत उत्तर देना है। सातवां दिया प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो आपका जैसे यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है तो उसके सामने इसके उत्तर दिया ना कि कितने नंबर का ये है। इससे ये पता चलता है कि आपको क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्दों में देना है। कम मार्क्स करेगा कम शब्दों में देना रहेगा, ज़्यादा मार्क्स करेगा ज़्यादा शब्दों में। और आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है और ये भी रहता है कि आप जो क्वेश्चन किए हो उस हिसाब से घर जाकर आप अपना नंबर का भी पता लगा सकते हो कि कितना मार्क्स मेरा आएगा, मैं कौन सा क्वेश्चन करके आया हूँ, कितना आधा किया हूँ तो कितना मिलेगा, पूरा किया हूँ तो कितना मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपना नंबर गेस कर सकते हो। फिर एग्जाम में अगर आपका नंबर कम आए तो आप फिर से अपनी कॉपी चेकिंग के लिए दे सकते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो ये नंबर जान के बताया रहता है कि कौन नंबर कौन सा मार्क्स का है, ताकि पता रहे कि कम मार्क्स करेगा तो कम कम शब्दों में लिखेंगे, ज़्यादा मार्क्स करेगा तो ज़्यादा शब्दों में बच्चे लिखेंगे। और ये सही भी रहता है। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। और इसमें दिया खंड ब के जितने 3 उपखंड हैं 1 2 3 और सभी प्रश्नों को एक साथ करना है। और प्रत्येक उपखंड को आपको नए पृष्ठ से लिखना है। ऐसा नहीं कि आपका आधा पेज में एक उपखंड खत्म हो गया, दूसरा उपखंड वहीं हेडिंग डाल के लिख दिए, ऐसा नहीं है। नए नए पृष्ठ से लिखना है। भले जगह आपका पहला उपखंड समाप्त हो गया, जगह खाली है, फिर भी उसको छोड़कर नए पृष्ठ से आरंभ करना, बिकॉज आपके निर्देश में दिया है। और सभी उपखंडों को एक साथ करना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको जगह छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ खंड ब में, क्योंकि यहाँ पे निर्देश के रूप में दिया है। 9वां दिया सभी प्रश्न अनिवार्य है। और खंड अ पे आ जाइए। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें 3 उपखंड बताता है ना। तो खंड पहला, जैसे कि प्रश्न पूछ रहा है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है। ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, सी समतल दर्पण। तो ये आपका 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, वो हमारा गोलीय लेंस कहलाता है। तो ये आपका सी वाला आंसर सही है, गोलीय लेंस कहलाता है। दूसरा पूछा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी सभी। तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कि मरीजों के दांतों का जब इलाज करते हैं तो उसमें क्या कमियां हैं उसको पता करने के लिए उसका बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। तो उसके लिए उनको किस दर्पण का उपयोग करते हैं यही बताना है। तो वो जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण जो होता है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, जिससे दांतों के अंदर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा आपसे पूछा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु
यानी बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा ए वास्तविक उल्टा और छोटा, बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी आभासी उल्टा और बड़ा, डी आभासी सीधा और बड़ा। तो इसको हल करके समझा दें। आपको दिया था उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस ये बना लिए, उत्तल लेंस के सामने ये आपका उत्तल लेंस था, ये उसका जो सेंटर ओ दिख रहा है प्रकाशिक केंद्र, ये f1 2f1 और f2 2f2 ये इसका फोकस दूरी है। तो 2f और अनंत का तो कुछ पता नहीं है, तो 2f और अनंत के बीच वस्तु रख दीजिए। o डैश जो लंबाई दिख रही है वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु 2f और अनंत के बीच में रखी है। जब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो काले रंग की लाइन दिख रही है वो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलती जाएंगी और लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप क्या है, अब फोकस से होकर गुजरेंगी और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और अपवर्तन के फलस्वरूप सीधे अपने मार्ग जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये यहाँ पे काटे तो आई डैश इसकी लंबाई मान लिए, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, जो वस्तु है उससे छोटा बना है ना, ओ डैश बड़ा है, आई डैश तो उससे छोटा बना है और ये उल्टा बना है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर हमारा वस्तु था, ये मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा प्रतिबिंब बना है, छोटा बना है और ये वास्तविक है क्योंकि जो किरणें आ रही हैं वो सच में आ रही हैं, कट कर रही हैं, फिर जाके ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वास्तविक बना, उल्टा बना है और छोटा बना है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया था कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। चौथा आपसे पूछा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है ए जरा दूरदृष्टिता, बी समंजन, सी निकट दृष्टि, डी दीर्घ दृष्टि। तो जो मानव नेत्र होता है, आपका नेत्र, हमारा नेत्र, ये अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके अलग अलग विभिन्न दूरी मतलब अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तु को, हमारा नेत्र क्या होता है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपके सामने आपका फ़ोन होगा, आपका कॉपी होगा, आपका कलम होगा, तो तीनों चीज़ें समान दूरी पे तो होंगी नहीं, अलग अलग दूरी पर रखी होंगी, लेकिन आप तीनों चीज़ों को एग्जैक्ट मतलब जैसा है वैसा देख ले रहे हो ना, आपको स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब आपके नेत्रों पे बन रहा है, आप उस चीज़ को देख पा रहे, कलम को भी, किताब को भी और फ़ोन को भी। तो ये हमारा जो मानव नेत्र होता है, ये अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को खुद ब खुद समायोजित कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तु को देख लेता है। ऐसा हो पाने के कारण मतलब कैसे मानव नेत्र अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को देख लेता है, फोकसित कर लेता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, समंजन क्षमता। हमारे मतलब मानव नेत्र के अंदर जो समंजन क्षमता होती है, उसी क्षमता के कारण ही विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकता है मानव। पांचवा पूछा कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। जैसे आपका ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, इसमें पहला दिया है विद्युत विभवांतर, दूसरा दिया विद्युत धारा, तीसरा दिया है विद्युत शक्ति, चौथा प्रतिरोध। यहाँ पहला एम्पियर, दूसरा वॉट, तीसरा ओम, चौथा वोल्ट। तो यहाँ कॉलम बी में इनके एसआई मात्रक दिए हुए हैं, तो किसका एसआई मात्रक कौन है, इसी में से सही आपको मतलब पता करना है। जैसे विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है आपका, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। और छठवें पे आ जाइए, दो चालकता जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये भी आपका एक अंक है। जैसे ए दिया है 1:2, बी 2:1, सी 1:4, डी 4:1। तो दो चालक तार दिए हुए हैं जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास दोनों समान है और विद्युत परिपथ में इनको विद्युत परिपथ बताना पड़ेगा आपको। विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात निकालना है आपसे। जब लंबाई और व्यास समान है तो इनका प्रतिरोध भी समान होगा। तो इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका सॉल्यूशन में आ गया, पहले श्रेणी क्रम में का है तो श्रेणी क्रम में पहले एक परिपथ बना लिए, एक विद्युत परिपथ बना लिए जिसमें दो चालक तार दिए थे जिनकी लंबाई और व्यास समान था। दो चालक तार श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो दोनों की लंबाई और व्यास समान था, दोनों का प्रतिरोध समान होगा, लेकिन हम फिर भी R1 और R2 दोनों का प्रतिरोध मान लिए। दो चालक तार थे, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और इनका प्रतिरोध R1 और R2 ले लिया और एक परिपथ बना दिए। और तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा पूरे परिपथ का। श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध के लिए R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ना पड़ेगा और R1 और R2 दोनों बराबर हैं तो मान लेंगे R1 R है तो R2 भी R हो जाएगा, R क्या हो जाएगा 2R। तो R इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा वो 2R आ जाएगा। दोनों चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। अब आपके पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में भी हम लोग आ गए। तो समांतर क्रम में जब दो तार जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे आपका
श्रेणी क्रम में जोड़े थे, तो श्रेणी क्रम में तारों को कैसे जोड़ा जाता है? पहले तार की पूंछ को दूसरे तार के प्रारंभिक बिंदु से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों तारों के प्रारंभिक बिंदु को एक पॉइंट से और अंत बिंदु को एक पॉइंट से जोड़ते हैं। R1 जिस पहले तार का प्रतिरोध R1 मान लिया, दूसरे तार का प्रतिरोध R2 मान लिए, दोनों समांतर क्रम में जुड़े, समान और एक परिपथ बना लिया गया। तो जब हम लोग पार्श्व क्रम में दोनों तारों को जोड़ेंगे, दोनों की लंबाई और व्यास समान है तो प्रतिरोध समान होगा, लेकिन R1 R2 हम लोग मान लिए हैं। तो आपका समांतर क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है। तो ऐसे कर दिया 1/R1 प्लस 1/R2, R1 R2 दोनों बराबर हैं, लंबाई व्यास समान है तो प्रतिरोध समान है, तो 1/R प्लस 1/R हो गया। अब नेक्स्ट पेज 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R, हर समान है तो अंश को जोड़ लिया जाता है, हर को लिख दिया जाएगा, 1/2/R हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट। तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो बराबर हो जाएगा R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो R का 1 में हो R, इसका 2 में गुणा होता है तो 2 को हम लोग इधर ले आएंगे तो बटे 2, R/2 हो जाएगा। तो आपका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R/2 आ गया है। तो उसमें श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा निकालें। श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा H1 मान लेंगे, H1 बराबर हो जाएगा V²/RT होता है फॉर्मूला, ऊष्मा का सूत्र यही होता है V²RT। तो यहाँ पे R जो प्रतिरोध होगा, यहाँ इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध लगेगा, और श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा तो यहाँ विभवांतर और टाइम तो समान ही रहेगा, मान लेंगे, मतलब सेम समय लगाया। V²T और R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध कितना आया श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम में 2R आया है ना, 2R हो जाएगा। ये आपका श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा की माप आ गई। अब आपका पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा निकालेंगे, H2 मान लेंगे, V²T/R होता है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, विभवांतर और समय तो समान है, R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध आपका जो समांतर क्रम में आया है वो R/2 आया है, तो R/2, तो इसको हल करेंगे, V²T भागा R/2 है, तो इसको गुणे के रूप में करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और R तो नीचे रहेगा ही, तो ये आपका H2 आ गया। जैसे R इक्विवेलेंट उसमें भी निकाले हैं, श्रेणी क्रम में भी समांतर क्रम में भी, तो उसमें R इक्विवेलेंट नाम दे देंगे, इसमें R इक्विवेलेंट डैश नाम दे दीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाए नाम। और ऊष्माओं का अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात निकालेंगे H1/H2। अब आपका जो H1 दिया है, H1 जो आपका दिया है V²T/2R, V²T/2R, और जो आपका H2 दिया है वो 2V²T/R, 2V²T/R, और जब हल करेंगे हम लोग तो V²T/2R ऐसे रहेगा, और ये भाग के रूप में था तो इसको गुणे के रूप में लाएंगे तो R ऊपर चला जाएगा, 2V²T नीचे चला जाएगा, तो V² से V² कट जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1, और ये 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4, 1/4, मतलब ऊष्माओं का अनुपात जो आ गया H1/H2, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात 1:4 आया है, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। तो ये आपका C वाला सही है, 1:4। सातवां आपसे पूछा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र A 0 होता है, B इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, C इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, D सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो किसी विद्युत धारावाही जो सीधी लंबी परिनालिका मतलब वही ट्यूब, विद्युत धारावाही जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ऐसी परिनालिका है, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान रहता है, तो ये आपका D वाला सही है। उपखंड 2 आ चुका है। 8वां पूछा है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, तो 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र आपका ये C वाला सही है, क्योंकि बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र होता है वो हेक्सागोनल होता है, मतलब कि जिसके 6 कोने होते हैं, उसमें तो सभी में 6 कोने दिए हैं, लेकिन और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, मतलब कि एक गैप कर करके एक डबल बॉन्ड है, फिर 1 3 5, इसके 1 3 5
पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि मैं आप सबको करके दिखा दे रही हूँ। आपका जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है और इसके अल्टरनेट पोजीशन मतलब एक एक पोजीशन गैप करके डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लेगा। हाइड्रोजन से हर जगह इसका ऐसे ही होगा CH। कार्बन जो आपका बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है ना, इसका संरचनात्मक सूत्र यही होता है। हेक्सागोनल होता है मतलब इसके 6 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोने होते हैं और इसके अल्टरनेट पोजीशन मतलब 1 3 5 अल्टरनेट पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड होता है। और तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि आप पहला देखोगे तो उसमें डबल बॉन्ड मतलब लगातार है और दूसरा देखोगे तो उसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। चौथा देखोगे तो एक पोजीशन हटा के अल्टरनेट अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है लेकिन 3 जगह होना चाहिए ना, 2 ही जगह है। और तो आपका सी वाला सही है, उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे 1 3 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सब कुछ आपका सही है तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अच्छा इसका ऑप्शन दिया था ना, इसका ऑप्शन जो दिया है वो सी वाला सही है आपका। नौवां निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। ACH4 तथा C2H6, दूसरा CH3OH तथा CH3COOH, तीसरा C2H6 तथा CH3OH, चौथा CH3OH तथा C2H5OH। तो समजातीय श्रेणी, तो पहले आपको ये जानना होगा कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी के वे यौगिक होते हैं जिनका सामान्य सूत्र समान होता है, वे समजातीय श्रेणी होते हैं। इसमें 2 यौगिकों का ग्रुप दिया है, 2 यौगिक दोनों पूछा है कि कौन सा 2 का जो जोड़ा दिया है वो समजातीय श्रेणी मतलब एक ही श्रेणी के उनका सामान्य सूत्र समान है। तो जो CH4 C2H6 पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका समजातीय श्रेणी है क्योंकि ये अल्केन ग्रुप का CN जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और ये तो ये आपका मीथेन है एथेन है, इसका दोनों का सामान्य सूत्र समान है सब, तो ये समजातीय श्रेणी के हैं। और दूसरा आपका जो दिया CH3OH तथा CH3COOH, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप दिए हैं इसमें OH दिया इसमें COOH, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये अलग अलग श्रेणी के हैं तो दूसरा आपका नहीं है। तीसरा C2H6 तथा CH3OH दिया, दूसरा आपका एल्केन ग्रुप का है और तीसरा आपका एल्काइल प्लस आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो ये अलग अलग श्रेणी का है। चौथा आपका जो दिया है CH3OH तथा C2H5OH, ये एक ही जाति के हैं, इनका सामान्य सूत्र समान है CnH2n+1+OH, फंक्शनल ग्रुप समान है और ये सामान्य सूत्र भी इनका समान ही है। तो ये आपका पहला और चौथा, जैसे कि तो आपका जो ABCD ऑप्शन दिया है उसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है पहला और चौथा ये आपका सही है। इसमें आपसे पूछा है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। A अयस्क, B गैंग, C खनिज, D धातु। तो पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है उसको भूपर्पटी कहते हैं, उसको पृथ्वी की पपड़ी भी कहते हैं। उसमें पाए जाने वाले जो तत्व यौगिक होते हैं उनको खनिज कहते हैं, यानी उनको खदानों से खोद कर निकाला जाता है। 11वां पूछा है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। A मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, B मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, C मुंह का pH 7 होने पर, D इनमें से कोई नहीं। तो दांतों का जो क्षय है वो आपका तब प्रारंभ होता है जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए, B वाला ऑप्शन आपका सही है। और 12वां कह रहा है अभिकथन एक जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क दूसरा, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ए दोनों अभिकथन 1 तथा तर्क 2 सही है तथा तर्क 2 अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बी अभिकथन 1 तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। सी अभिकथन 1 सही है परंतु तर्क 2 गलत कथन है। डी अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों गलत हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दिया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन करके मैं बता दे रही हूँ, जो जिंक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इससे जब ये क्रिया करेगा तो ये आपका जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो दिया जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये आपका अभिकथन 1 सही है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये आपका गलत है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड नहीं बना रहा है, जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है। तो आपका अभिकथन 1 सही है परंतु तर्क 2 गलत है, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। 13वां आपसे पूछा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस मतलब डॉटेड डॉटेड दिया है, किससे रिएक्ट करेगा तो CH3COO Na प्लस H2O मिलेगा। A CH3OH, B CH3COOH, C C2H5OH, D CH3CH2COOH। तो NaOH जो आपका CH3COOH जो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है वो सही है, उससे रिएक्ट करेगा तो आपका ये बनेगा।
NaOH प्लस किससे रिएक्ट करेगा, तो CH3COOH से जब ये रिएक्ट करेगा का ये और ये दोनों मिलकर CH3COO बनाएंगे। Na हमारा प्लस होता है, जब ये ब्रेक होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार होता है ये जब, और CH3COOH ये आपका एथेनोइक एसिड होता है। COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप में जोड़ा है तो इसको ऑइक एसिड, तो 2 कार्बन है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जब एसिड है, अम्ल है, NaOH आपका क्षार है, क्षार अम्ल से जब क्रिया करेगा तो प्लस जो CH3COO Na से जुड़ जाएगा माइनस, CH3COO ये माइनस है, H प्लस है और यहाँ Na प्लस है, OH माइनस है, तो इसका माइनस से प्लस से रिएक्ट कर लिया, प्लस क्या हो जाएगा HOS से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा H2O वाटर बनाएगा, तो वही तो बना है आपका CH3COO Na प्लस H2O बनाया है, तो ये आपका बी वाले से रिएक्ट करेगा, एथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो आपका नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं 14वां, आपसे पूछा है उपखंड तीसरा आपका आ गया अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सांस लेते हैं, तो वायु जो हमारे शरीर के अंदर जाती है किस प्रक्रिया से जाती है, पहले कहाँ जाती है, फिर किस तंत्र में जाती है, फिर किस तंत्र में जाती है, उसका सही मार्ग क्या है। तो जैसे ए दिया है नासा द्वार से कंठ में जाती है, फिर ग्रसनी में, फिर श्वास नली में, फिर फेफड़े में, ये तीर लगा है ना। बी दिया नासा मार्ग से नासा द्वार में, फिर श्वास नली, फिर ग्रसनी, फिर कंठ कोपिकाएं। सी कंठ से नासा द्वार में, फिर ग्रसनी, फिर फेफड़े। डी दिया नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर कोपिकाएं। तो अंतः श्वसन के दौरान जो वायु प्रवाह का मार्ग होता है वो सही मार्ग आपका डी वाला है। पहले वायु हमारे नासा द्वार में जाती है, नाक में जाती है, फिर ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी जो होती है हमारा नासा द्वार और कंठ के बीच का होता है, तो ग्रसनी में जाती है, फिर कंठ में जाती है हमारे गले में, फिर हमारी श्वास नली में जाती है, फिर उसके बाद कोपिकाओं में जाती है। और 15वां आपसे पूछा है निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। ए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। डी दिया कथन असत्य है पर कारण सत्य है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बच्चा मतलब लड़का होगा या लड़की होगा, उसके लिंग का निर्धारण, और मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो ये आपका दोनों कथन सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 16वां दिया विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। जैसे आपका फिगर दिया है, ये न्यूरॉन का चित्र बना है, ABCD 4 दिया, चारों में से आपका पूछ रहा है विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो जो ये आपका जड़ वाला दिख रहा है ना, आपकी जो जड़, ये जड़ दिख रही है, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। और ये आपका जो बीच में डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड काले रंग से, वो आपका कोशिकाएं होता है। और जो आपका ये नीचे दिख रहा है, नीचे ये आपका एक्सॉन होता है, मतलब कि ऐसे 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 जो आपका दिख रहा है ये आपका डेंड्राइट होता है। और फिर ऐसे काला सा कलर का गोल सा जो दिया है बीच में, ये आपका कोशिकाएं होता है। फिर नीचे जो ये दिया है इसको एक्सॉन बोलते हैं। तो जो वायु प्रवाह का मार्ग होता है, ये न्यूरॉन का चित्र बना, तो पहले डेंड्राइट में जाता है, फिर कोशिकाएं में जाता है, फिर एक्सॉन में, फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाता है। तो आपका यहाँ तीर लगा है, तो यहाँ पहले देखो, यहाँ पहले एक्सॉन में चला जा रहा है पहला, तो पहले डेंड्राइट में वायु जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा दिया है कि पहले एक्सॉन में जा रहा है, ये भी गलत। तीसरा आपका जो दिया है पहले डेंड्राइट में गया, फिर कोशिकाएं में, फिर एक्सॉन में, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में, फिर कोशिकाएं में, फिर एक्सॉन में, ये आपका सही है। डी वाला भी आपका गलत है, क्योंकि पहले आपका ये डेंड्राइट में गया, कोशिका में गया, एक्सॉन में गया, लेकिन फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाना था ना, तो एक्सॉन में चला गया। जो तीर दिख रहा है एक्सॉन में चला गया। तो वायु प्रवाह का जो सही मार्ग होता है पहले डेंड्राइट में, फिर कोशिकाएं में, डेंड्राइड फिर कोशिकाएं, फिर एक्सॉन, फिर आपका अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में, तो ये आपका सही तरीका होता है वायु प्रवाह का। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। 17वां पूछा है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। बी यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन और वसाओं की उपापचय का नियमन करता है। सी थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। वही पूछा थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका थायरॉक्सिन के संश्लेषण लौह आवश्यक होता है, ये आपका गलत है, ये सही नहीं है। लौह आवश्यक नहीं होता है उसके संश्लेषण के लिए। आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। 18वां पूछा है निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं।
ए बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, बी प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, सी प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, डी मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो जो ए बी सी हैं, जो वो ए जो है वो आपका प्रांकुर है, बी आपका बीजपत्र है, सी आपका मूलांकुर है। प्रांकुर का मतलब होता है ये आपका पौधे के पहले पत्ते से संबंधित होता है, और बीजपत्र जो होता है वो पौधों के विकास से संबंधित होता है, और जो मूलांकुर होता है वो पौधे के जड़ का हिस्सा होता है मूलांकुर। तो सी आपका मूलांकुर, जो सी आपका ऐसे तीर लगा के निर्देशित किया है, ये आपका मूलांकुर है, मतलब जड़ का हिस्सा है, और बी आपका बीजपत्र है, पौधे के विकास का हिस्सा है, और ए आपका प्रांकुर है, यानी मतलब पौधे का पहला पत्ता है। तो ए बी सी जो आपका है वो जो तीर लगा के निर्देश दिया गया है, ये आपका प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर है। तो पहले आपका प्रांकुर दिया है ए, फिर बी आपका बीजपत्र है, सी मूलांकुर। तो ये आपका सी वाला सही है। 19वां पूछा है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि पहला, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरा, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, मतलब जोड़े शामिल नहीं होते। तीसरा दिया है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। चौथा, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। और ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया है, ए पहला, दूसरा बी पहला और तीसरा, सी दूसरा और चौथा, डी तीसरा और चौथा। तो अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन की जो विधि होती है उसमें जो उत्पन्न संतति होते हैं उसमें ये समानता होती है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। तो ये आपका दिया, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, मतलब जोड़े शामिल नहीं होते हैं, नर और मादा ये जोड़े युग्मक शामिल नहीं होते हैं अलैंगिक जनन में। तो ये भी आपका सही है, और अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। तो पहला और दूसरा आपका दोनों सही, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 20वां आपसे पूछा है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? ए मांसाहारी प्राणी, बी शाकाहारी प्राणी, सी अपघटक, डी उत्पादक। तो एक आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा जो है मांसाहारी प्राणी रहते हैं। पहला जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो जैसे पेड़ पौधे। दूसरा जो होते हैं शाकाहारी, जिनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तीसरा जो होते हैं तीसरे पोषी मांसाहारी, जिनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो यही था आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न। आई होप कि आपको समझ में आया हो जो मैं समझाई हूँ। 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो दिए थे उन सबके कौन से ऑप्शन सही हैं और क्यों सही हैं, रीजन के साथ समझाई हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो ये आपका इसी सत्र का मॉडल पेपर है। तो इस 20 बहुविकल्पी में से कोई ना कोई बहुविकल्पी तो आपके एग्जाम में आ ही सकता है, तो आपको 20 बहुविकल्पी पढ़ लेना है, तो उसमें से आपको नंबर मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।